जादुई बिंदी, लिपस्टिक और मस्कारे की खेती। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में थोड़ी दूर पर एक बाजार लगता था। बाजार में जितेंद्र अपनी रेहड़ी पर सब्जी बेचता था। वहीं जितेंद्र से थोड़ा दूर सुरेश नाम का एक आदमी भी सब्जी बेचता था। जितेंद्र सुबह अपने खेत से सब्जियां तोड़ता और फिर शाम को बाजार में बेचने जाया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, सीताफल ले लो, टमाटर ले लो, ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आ गया आपके इलाके में ताजा और सस्ती सब्जी वाला, सब्जी ले लो। जितेंद्र की सब्जी की रेहड़ी पर बहुत ग्राहक जमा हो जाते हैं और सभी लोग जितेंद्र से सब्जी खरीदने लगते हैं। इस बात से सुरेश को बहुत गुस्सा आता है। अगर मैंने जल्दी इस जितेंद्र का कुछ नहीं किया तो मुझे गांव छोड़कर जाना होगा, परंतु मैं गांव छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसको बिजनेस में घाटा हो जाए और मेरी जगह ये गांव छोड़कर जाए। सुरेश जितेंद्र को गांव से भगाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग सब्जी लेने आते हैं। सुरेश गुस्से में उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद वो सभी लोग भी जितेंद्र की रेहड़ी पर सब्जी लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुरेश की पत्नी शांति वहां आ जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ पर खड़े खड़े मक्खी मारते रहते हो। तुम्हारे पास सब्जी बेचने के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं है, परंतु उसमें भी तुम अच्छे से मन लगाकर काम नहीं करते हो और खड़े खड़े बस मक्खी मारते रहते हो। जितेंद्र की रेहड़ी पर देख रहे हो कितनी भीड़ है। अरे तो भाग्यवान, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो लोग जितेंद्र की रेहड़ी पर सब्जी लेने जाते हैं, मैं तो हर बार कोशिश करता हूँ जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी दुकान पर आए, परंतु पता नहीं क्यों लोगों को जितेंद्र की रेहड़ी पर जाने की आदत हो गई है। इतना सब कुछ करने के बाद भी भोले क्यों बन रहे हो? जब से तुमने सब्जी का काम शुरू कराया तब से लेकर आज तक तुमने कभी ग्राहक से अच्छे से बात नहीं करी और ऊपर से तुम 1-2 दिन पुरानी सब्जियों को बहुत महंगे दाम पर बेचते हो, परंतु जितेंद्र की सब्जियां उसके खेत की ताजी सब्जियां होती है। अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता, वो अपने खेत में खुद सब्जियां उगाता है, इसलिए उसे सस्ते में पड़ जाती है, परंतु हमारे पास तो खेत है ही नहीं और अगर मैं जितेंद्र की तरह ताजी सब्जियां लाऊंगा तो वो हमें बहुत महंगी पड़ेगी। देखो जी, मैं सब जानती हूँ, अब इस तरह बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आपके कारनामे ही ऐसे हैं और फिर दूसरों की गलती बताते हो। अब तो ज्यादा बोल रही है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। एक तो सुबह से बोरी नहीं हुई और ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। जब देखो मेरा दिमाग खराब करने के लिए मुंह उठाकर आ जाती है। सुरेश गुस्सा करके अपनी पत्नी शांति को वहाँ से भगा देता है। सुरेश रात में अपनी रेहड़ी लेकर घर की ओर आ रहा होता है। तब भी वो जितेंद्र के बारे में ही सोच रहा था। इस तरह कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, परंतु अब सुरेश का पारा हाई हो जाता है और वो एक दिन कुछ गुंडों के पास जाता है और उनसे कहता है, कालू दादा की जय हो। दादा, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मेरी सब्जी की रेहड़ी के बगल में एक जितेंद्र नाम का सब्जी वाला लगाता है। उसकी सब्जियां इतनी ताजी और सस्ती होती है कि कोई भी ग्राहक मेरे पास सब्जी लेने नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रात आप उसके साथ कुछ ऐसा करो जिसके बाद वो मुझसे कभी पंगा ना ले। सुरेश, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, परंतु इसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा क्योंकि मुझे ये काम करवाने के लिए बाहर से आदमियों को बुलाना होगा। दादा, आप पैसों की चिंता मत करो, आप जितना बोलोगे मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा काम हो जाना चाहिए। इस तरह सुरेश थोड़े एडवांस पैसे दे देता है। इसके बाद सुरेश खुशी खुशी अपने घर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र अपनी पत्नी साक्षी के साथ बातें कर रहा होता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। तुम्हें पता है साक्षी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमें किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात कालू दादा अपने एक आदमी को भेजकर जितेंद्र के खेत में पानी भर देता है और अपने दूसरे आदमी से बोलकर जितेंद्र की रेहड़ी और उस पर रखी सब्जी चोरी करवा लेता है। अगली सुबह जब जितेंद्र खेत पर जाने के लिए सुबह जल्दी उठता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर उसकी सब्जी की रेहड़ी नहीं है। ये देखकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
इसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी साक्षी को बुलाता है। साक्षी रेड़ी ना देखकर हैरान रह जाती है, परंतु इसके बाद साक्षी जितेंद्र को बहुत समझाती है कि वो खेत से सब्जियां तोड़कर टोकरी में भरकर बेच सकता है। इसके बाद जितेंद्र खाली टोकरी लेकर खेत जाता है। थोड़ी देर बाद जितेंद्र खेत पर पहुंच जाता है। जितेंद्र देखता है कि उसके खेत में पानी भरा हुआ है और सारी सब्जी सड़ गई है। ये देखकर जितेंद्र वहीं खड़े खड़े रोने लगता है। इस तरह थोड़ी देर बाद जितेंद्र खाली टोकरी लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। साक्षी, जरूरी किसी ने जानबूझकर किया है। देखो जी, ये जिसने भी किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, परंतु अब इस तरह दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। आपके पास जो कल की तोड़ी हुई थोड़ी बहुत सब्जी है, आप वो टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए चले जाइए, जिससे आज के खाने के लिए पैसे आ जाएंगे। जितेंद्र अपनी पत्नी की बात समझ जाता है। जितेंद्र घर पर रखी हुई थोड़ी बहुत सब्जी टोकरी में रख लेता है और बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। इस तरह थोड़ी देर बाद जितेंद्र बाजार में खड़ा हो जाता है। आज जितेंद्र की सब्जी ताजी ना होने के कारण कोई भी सब्जी खरीदने नहीं आता और सब सुरेश की रेहड़ी पर सब्जी लेने जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और जितेंद्र से कहती है, बेटा, आज मेरे घर पर मेरी पोती को देखने लड़के वाले आए हैं और उन सभी की ये इच्छा है कि उन्हें मिक्स वेज सब्जी खानी है, परंतु बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मिक्स वेज के लिए 7-8 सब्जियां खरीद सकूं। बेटा तुम मुझे थोड़ी बहुत सब्जी दे दो। अगर तुम मुझे सब्जी दे दोगे तो मेरी पोती का रिश्ता हो जाएगा, वरना मेरी पोती का रिश्ता टूट जाएगा। अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप ये सारी सब्जियाँ ले जाइए और इसके बदले में मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए। आप अपनी पोती का रिश्ता पक्का कर दीजिए। इस तरह जितेंद्र उस बूढ़ी औरत को सब्जी देने के लिए तैयार हो जाता है। जितेंद्र का नेक दिल देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और एक परी में बदल जाती है। अपने सामने परी को देखकर जितेंद्र हैरान रह जाता है। जितेंद्र, घबराओ मत, मैं एक अच्छी परी हूँ और मैं लोगों की सहायता करती हूँ। जितेंद्र, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। मुझे परी लोग से यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये लो, ये कुछ जादुई बीज है। परंतु परी जी, ये जादुई बीज मेरे किस तरह से सहायता करेंगी? जितेंद्र, तुम ये बीज अपने खेत में डाल देना। तुम इन बीजों से अपने खेत में जादुई मेकअप का सामान उगा सकते हो। वो मेकअप का सामान लोगों की त्वचा को अच्छा बनाएगा, जिससे लोगों को तुम्हारा मेकअप का सामान इस्तेमाल करने की आदत हो जाएगी, जिससे तुम्हारी ज्यादा कमाई होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे अलावा ये बीज किसी और ने उगाए, उसके साथ बहुत बुरा होगा। परी जितेंद्र को वो बीज दे देती है। जितेंद्र परी का धन्यवाद करता है। इसके बाद जितेंद्र अपनी सब्जी के साथ वो बीज भी घर ले आता है। आज जितेंद्र बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। जितेंद्र की पत्नी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो हंसी में टाल देती है। जितेंद्र वो बीज लेकर अपने खेत पर पहुंच जाता है। इसके बाद जितेंद्र वो सभी बीज खेत में डाल देता है। अगले सुबह जब जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ खेत पर आता है तो वो देखते हैं कि उसके खेत में बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के मेकअप के सामान थे। ये देखकर जितेंद्र खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है। तुमने देखा, ये सभी जादुई मेकअप का सामान है और ये सारी त्वचा के लिए अच्छा है, इसलिए जो भी औरत तुम्हारे पास एक बार मेकअप का सामान लेने आएगी वो दोबारा तुम्हारे पास ही आएगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। जितेंद्र की पत्नी साक्षी को भी जितेंद्र की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद जितेंद्र और उसकी पत्नी बहुत सारा मेकअप का सामान तोड़ लेते हैं। इसके बाद जितेंद्र वो सभी मेकअप का सामान लेकर बाजार में पहुंच जाता है। जितेंद्र सब्जी ना बेचकर मेकअप का सामान बेचता है। ये देखकर सुरेश खुश होता है। धीरे धीरे करके जितेंद्र के पास पहले की तरह भीड़ हो जाती है और इस तरह उस दिन के बाद जितेंद्र को फिर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है।
वहीं दूसरी तरफ सुरेश की सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं और उसे बहुत नुकसान होता है। कुछ महीनों बाद जितेंद्र एक बहुत बड़ी मेकअप के सामान की फैक्ट्री शुरू करता है और खुशी से रहता है। जब रानी परी को 2 जुड़वा बेटी होती है, पूरे परीलोक में धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था। रानी परी बड़े ही प्यार से अपनी दोनों बेटी का नाम सीता और गीता रखती है। रानी परी अपनी दोनों बेटियों को आशीर्वाद देती है। मेरी दोनों बेटियां मेरी गुमान हैं। ये दोनों हमेशा मेरी लाज रखेंगे और मेरे बाद परीलोक पर शासन करेंगे। रानी परी की इस बड़ी खुशी में बहुत लोग शामिल होने के लिए आते हैं। रानी परी सभी गांव वालों को उपहार में कुछ न कुछ देती है और सभी लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराती है। सब लोगों को पता चल गया था कि रानी परी की 2 जुड़वा बेटी हुई है। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। रानी परी अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे संस्कारों से बड़ा करती है और अब दोनों बेटी 6 वर्ष की हो जाती है। सीता और गीता दिखने में हूबहू एक जैसी थी। दोनों की पहचान करना बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो रानी परी भी दोनों में पहचान नहीं कर पाती थी। दोनों बहनों को आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। वो दोनों हमेशा एक जैसे कपड़े पहना करती थी और एक जैसा हेयर स्टाइल बनाती थी। दोनों बहनों को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते थे। एक बार धरती पर बहुत बड़ा मेला लगा होता है। तब दोनों बहनें अपनी माँ से मेले में जाने के लिए जिद करती हुई कहती है, माँ हम धरती पर जाना चाहते हैं। हमने सुना है वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मेला लगा हुआ है, जहाँ पर झूलने के लिए बहुत बड़े बड़े झूले हैं और खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों बहनें धरती पर जाना चाहते हैं माँ। हम जानते हैं बच्चों, धरती पर मेला लगा हुआ है, परंतु वो मेला बहुत बड़ा है जहाँ पर दुनिया भर की भीड़ लगी हुई है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर कुछ भी गलत हो सकता है, बम विस्फोट हो सकता है, चोरी हो सकती है। इसलिए आप दोनों वहाँ अकेली नहीं जा सकती हो। कुछ समय के लिए रुक जाओ, उसके बाद हम स्वयं तुम दोनों को लेकर जाएंगे। नहीं नहीं माँ, आप इतना कष्ट क्यों कर रही हैं? अब हम दोनों बहनें बड़ी हो गई है, हम अकेले जा सकते हैं। आप हम पर विश्वास कीजिए, हम सही सलामत वापस आ जाएंगे। हाँ माँ, जाने दीजिए ना। तुम दोनों बहनें कितना जिद करती हो। अच्छा ठीक है, दोनों जा सकती हो, परंतु एक दूसरे का ध्यान रखना, समझ गई तुम दोनों? अपनी माँ से इजाज़त लेकर मेले में घूमने जाने के लिए दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मेला जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहुत खूबसूरत लगती हैं। तभी रानी परी दोनों बहनों को बुलाती है। सुनो तुम दोनों, मैंने अपनी शक्तियों से तुम दोनों के लिए ये खास लॉकेट बनाया है। ये लॉकेट तुम दोनों अपने अपने गले में पहन लो। सीता और गीता अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट पहन लेते हैं और अपनी माँ को बाय बोलकर मेला घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों परियां उड़ते उड़ते धरती पर आ जाती है और देखती है कि मेला का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। मेले में बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। खेलने के लिए बहुत सारे नए नए खिलौने भी हैं। सभी लोग निशानेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग निशाने से गुब्बारे फोड़ रहे हैं और बड़े बड़े इनाम जीत रहे हैं। ये सब देखकर परियों को बहुत अच्छा लगता है। दोनों परियां मेले का आनंद लेती है और बड़े बड़े झूलों की सैर करती है। दोनों परियों को देखकर सभी लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद अचानक एक चुड़ैल आती है और पूरे मेले में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, चुड़ैल आ गई है। अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ेगी। भागो जल्दी भागो, अपने अपने घर में घुस जाओ। चुड़ैल को आता हुआ देखकर सब इस तरह भागने लग जाते हैं कि कुछ लोग भागते भागते गिर भी जाते हैं। तभी सीता और गीता एक दूसरे से अलग हो जाती है और दोनों बहनों को बचाने के लिए लोग उन्हें अलग अलग अपने अपने घरों में बंद कर लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? तुम सब लोग यहाँ क्यों छुपे हुए हो? और ये कौन है?
लगता है बेटा तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। ये चुड़ैल है। चुड़ैल ये हमेशा आकर हम लोगों को परेशान करती है। लोगों का बहुत सारा अनाज अपने साथ ले जाती है और उनके पैसे भी लूट लेती है। इस चुड़ैल से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप लोग इस चुड़ैल को खत्म क्यों नहीं करते हैं? बेटा इसे खत्म करने के लिए किसी हिम्मत वाले को जन्म लेना होगा, वही इसका अंत कर सकता है। हम साधारण लोग इसका अंत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे जाने दीजिए, मैं इस चुड़ैल का सामना करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम सब लोगों को इस चुड़ैल से मुक्ति दिला दूंगी। नहीं नहीं, हम तुम्हें इस तरह इस चुड़ैल से लड़ने के लिए अकेले नहीं भेज सकते हैं। ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। परी उस आदमी से चुड़ैल से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा जिद करती है, पर वो आदमी परी को खतरे में न डालने के लिए उसे वहाँ नहीं जाने देता। वहीं दूसरी तरफ दूसरे घर में गीता होती है, जो अपनी बहन से अलग हो गई होती है। गीता बहुत सीधी थी, वो ज्यादा बातें करना भी नहीं जानती थी। चुड़ैल को अपने सामने देखकर गीता कुछ घबरा जाती है। गीता के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था जिसका नाम था विशाल। अरे आप तो बहुत खूबसूरत हो, आपको कभी इस गांव में पहले नहीं देखा और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये चुड़ैल यहाँ से चली जाएगी आप वापस अपने घर जा सकती हैं। ये सब तो ठीक है, पर मैं अपनी बहन से बिछड़ गई हूँ। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं। माँ ने बहुत मुश्किल से हम दोनों बहनों को मेले में भेजा था। अगर वो नहीं मिली तो माँ मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी। मुझ पर विश्वास करो। मुझे लगता है तुम्हें बहुत जोर से ठंड लग रही है, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना कर लाता हूँ। विशाल जल्दी से अंदर जाता है और परी के लिए चाय बनाता है। विशाल का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम विष्णु था। विष्णु और विशाल दोनों नौजवान थे और वो अकेले उस घर में रहते थे। उसके बाद दोनों भाई गीता से बातें करते हैं। क्योंकि गीता बहुत चुप चुप रहती थी, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करती है। विशाल को गीता बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, परंतु वो गीता से ये बात कह नहीं पा रहा था। अपनी दोनों बेटियों के मेले जाने के बाद रानी परी परीलोक में बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि उनकी दोनों बेटी ठीक होगी या नहीं। तभी रानी परी ये पता लगाने धरती पर आती है और देखती है कि सभी लोग अपने घरों में हैं और चुड़ैल मेले का सामान लूट रही है। तभी रानी परी चारों तरफ देखती है, उसे उनकी बेटी कहीं नजर नहीं आती। अपनी दोनों बेटियों के लिए रानी परी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो चुड़ैल का सामना करती है। रानी परी और चुड़ैल के बीच घमासान युद्ध होता है। बहुत देर तक युद्ध होने के बाद रानी परी चुड़ैल को हरा देती है। ये देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। दोनों बहनें भी अपने घर से बाहर आ जाती है। तभी देखती है कि रानी परी ने चुड़ैल को हरा दिया है। वो दोनों भागकर अपनी माँ के गले लग जाती है। तभी गीता विशाल के बारे में रानी परी को बताती है। विशाल रानी परी के सामने आता है और वो रानी परी के पैर छूता है। अच्छा तो आप हैं इनकी माँ। आपकी बेटी चुड़ैल के आने से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मुझे नहीं पता था कि वो एक परी हैं। पर सच में मुझे गीता बहुत पसंद है और मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप इस काबिल मुझे समझते हैं तो गीता का हाथ मेरे हाथों में दे सकती हैं। हाँ माँ, विशाल एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने आज मुझे बचाया है, नहीं तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। माँ, मैं भी विशाल से बहुत प्यार करती हूँ। आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए। परंतु गीता, ये संभव नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारी शादी धरती पर नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी जब तुम दोनों बहनें पैदा हुई थी तब मैंने ये कसम ली थी कि तुम दोनों बहनों की शादी मैं एक ही घर में करूँगी। परंतु विशाल का तो कोई भाई ही नहीं है। क्या कहा आपने? आपकी 2 बेटियां हैं? मैं आपको बता दूं कि हम भी 2 जुड़वा भाई हैं। हमारे पैदा होने के बाद हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और उसके बाद हमारी दादी माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी उम्र हो गई थी। इस वजह से उनका भी देहांत हो गया और हम अब अपने जीवन में अकेले रह गए हैं। हम दोनों नौकरी करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। आप मेरे भाई विष्णु से मिल सकती हैं। विष्णु रानी परी से मिलता है। विष्णु बहुत ज्यादा खूबसूरत था।
जब ये सारी बातचीत हो रही थी तभी वहाँ पर सीता भी आ जाती है। अब दोनों बहनें एक साथ हो जाती है और दोनों भाई एक साथ खड़े हो जाती हैं। रानी परी दोनों भाइयों को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न थी और उनका वादा भी पूरा होने वाला था। रानी परी दोनों भाइयों का विवाह अपनी दोनों बेटियों के लिए मान जाती है और आने वाले शुभ तारीख को अपनी दोनों बेटियों का विवाह विधि पूर्वक कर देती है। अब सीता और गीता दोनों बहनें एक ही घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपना घर गृहस्थी संभालती है।